हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सत्यशोधक समाज एंड ज्योतिबा और ज्योतिराव फुले। तो जो सत्यशोधक समाज है वो हमारे जो रिफॉर्म मूवमेंट्स के टाइम का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन रहा है। तो ये चलाया गया था ज्योतिबा फुले जी के द्वारा, ठीक है, या ज्योतिराव फुले बोल सकते हो या ज्योतिबा फुले जी के द्वारा। जो ज्योतिबा फुले थे उनका जन्म सतारा महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ पर? सतारा महाराष्ट्र में। और ये एक मालीय गार्डनर की फैमिली से, कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। और उन्होंने एक बहुत ज़्यादा पावरफुल मूवमेंट चलाया है अपर कास्ट डोमिनेशन के खिलाफ और ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी के खिलाफ। कि उस वक्त जो जैसे अपर कास्ट का डोमिनेशन रहता था उसके खिलाफ इनके मूवमेंट था। और उसके साथ ही जो ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी रहती थी, ब्राह्मण्स को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती थी, उनकी सुप्रीमेसी रहती थी, उसके खिलाफ भी इनका मूवमेंट कह सकते हो। फुले स्टार्टेड द सत्यशोधक समाज। उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की है फुले जी ने। और इसको इंग्लिश में कहा जाता है ट्रुथ सीकर सोसाइटी। कब स्टार्ट किया है इन्होंने? 1873 में। इंपॉर्टेंट ईयर है 1873 में सत्यशोधक समाज या फिर ट्रुथ सीकर सोसाइटी जो है वो स्टार्ट की गई। और बोला है कि विद द लीडरशिप ऑफ समाज कमिंग फ्रॉम द बैकवर्ड क्लासेस। जैसे कि हमें पता है कि इसकी समाज की लीडरशिप बैकवर्ड क्लास से आ रही थी। तो जैसे ज्योतिबा जो फुले हैं वो एक माली गार्डनर कम्युनिटी से रिलेटेड थे। तो इसमें जो लोग जुड़े थे वो मालीज, तेलीज, कुनबीज, सारीज, डांगराज, ये सारे के सारे जो लोग हैं वो बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड थे। वो इसमें इससे जुड़ गए संस्था से, क्योंकि वो भी अपने राइट्स के लिए एक लड़ाई लड़ना चाहते थे। तो इसमें मालीज, तेलीज, कुनबीज, सारीज, ढंगराज, ये लोग जुड़े थे। और इनका जो मेन एम था इस मूवमेंट का, द मेन एम ऑफ द मूवमेंट वर कौन कौन से थे? सोशल सर्विस। एक तो ये सामाजिक सेवा करना चाहते थे, सोशल सर्विस करना चाहते थे, और एजुकेशन को स्प्रेड करना चाहते थे, स्पेशली वुमेन और लोअर कास्ट पीपल में, क्योंकि ये डिसएडवांटेज है ग्रुप कह सकते हैं हम इनको, वुमेन और लोअर कास्ट पीपल। तो वुमेन की भी स्थिति खराब थी और लोअर कास्ट की भी स्थिति खराब थी। इसलिए वो सबसे पहले चाहते थे कि इनमें एजुकेशन का स्प्रेड हो, और सोशल सर्विस भी इनके मोटिव में से एक था। और यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है अब नेक्स्ट, कि जो फुले जी थे उनके इम्पोर्टेंट वर्क में से दो ये सोर्सेज हैं इनके जहाँ से हम लोग कॉमन मासेस को मतलब मोटिवेशन मिलता है। तो इनकी दो रचनाएं हैं, सार्वजनिक सत्य धर्म, सार्वजनिक सत्य धर्म और गुलामगिरी। ठीक है, सार्वजनिक सत्य धर्म और गुलामगिरी। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी, जो गुलामगिरी है वो उनकी मतलब गुलामगिरी का आप स्लेवरी कह सकते हो। तो यहाँ पर उन्होंने ये जो बुक है इसे डेडिकेट किया है अमेरिकन्स को, उन अमेरिकन्स को जो मतलब अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़े थे, जिनको स्लेव्स बनाया गया था, जिन अमेरिकन्स को स्लेव बनाया गया था और वो अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़े थे। तो आप लोग ये फुले जी के दोनों इंपॉर्टेंट वर्क याद रख सकते हो, एक सार्वजनिक सत्य धर्म, सार्वजनिक सत्य धर्म और गुलामगिरी, सार्वजनिक सत्य धर्म और गुलामगिरी, ये था इनके दो इम्पॉर्टेंट वर्क्स। और यही इनके मतलब बेस्ट सोर्सेज ऑफ इंस्पिरेशन कहा जा सकता है कॉमन मासेस के लिए, जिनकी तरफ से उन्हें मिलते थे, कॉमन मासेस को जो प्राप्त हुआ इंस्पिरेशन। फुले यूज द सिंबल ऑफ राजा बलि एज अपोज टू द ब्राह्मण्स सिंबल ऑफ रामा। तो जैसे हमें पता है कि पुराने टाइम में जो ब्राह्मण्स होते थे वो अपने सिंबल क्या यूज़ करते थे? रामा, रामा सिंबल यूज़ करते थे ब्राह्मण्स। तो जो फूले जी थे उन्होंने कौन सा सिंबल यूज़ किया अपने लिए? राजा बलि। ठीक है, मतलब जो भी लोअर कास्ट पीपल है या फिर जिनको लोअर स्ट्रेटा में रखा जाता था उनके लिए उन्होंने राजा बाली का सिंबल यूज़ किया है। किसके अपोज करने के लिए? जो ब्राह्मण सिंबल यूज़ करते थे, रामा का। फुली एम्ड एट द कंप्लीट एबोल्यूशन ऑफ द कास्ट सिस्टम। फुले जी चाहते थे कि जो कास्ट सिस्टम है पूरी तरह से समाप्त हो जाए। एंड सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़, जो सोशल इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़ हैं उसको भी वो समाप्त करना चाहते थे। ही वॉज अंगेज सांस्कृतिक हिंदुज़म की, वो चाहते थे कि हिंदुज़म को ब्लाइंडली मतलब फॉलो ना किया जाए, उनकी कुरीतियों को फॉलो ना किया जाए। दिस मूवमेंट गेव अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी टू द डिप्रेस्ड कम्युनिटीज एज अगेंस्ट एज द class against those Brahmins who use religion and blind faith of the masses to exploit the masses for personal monetary gains। तो जो जब ये मूवमेंट चलाया गया था सत्यशोधक समाज और फुले जी के द्वारा, तो इन्होंने एक तरह से जो डिप्रेस कम्युनिटीज़ थी उनको एक आइडेंटिटी प्रदान की। किसके अगेंस्ट? मतलब एक ऐसी क्लास बनाया उनको, मतलब जो डिप्रेस कम्युनिटी थी उसको भी एक क्लास की आइडेंटिटी प्रोवाइड की। और वो किसके अगेंस्ट? ब्राह्मण्स के अगेंस्ट। जो ब्राह्मण्स क्या करते थे? रिलीजन को और ब्लाइंड फेथ को यूज़ करते थे मासेस को एक्सप्लॉइट करने के लिए, ठीक है, अपने पर्सनल मॉनेटरी गेन के लिए।
ठीक है। जो ब्राह्मण्स होते थे या फिर जो प्रीस्ट होते थे वो भी ब्राह्मण्स में से बिलोंग करते थे, तो वो जो भी कह देते थे, जो भी स्क्रिप्चर नॉलेज को आप जिस तरह से भी डिफाइन कर देते थे, उसको लोग सच मान लेते थे। और वो अपने मॉनेटरी गेन के लिए रिलीजन का यूज़ करते थे, लोगों के ब्लाइंड फेथ का फ़ायदा उठाते थे। तो इन्हीं सब कारणों से क्या होता है कि जो डिप्रेस कम्युनिटीज़ थे उनके ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा अत्याचार होते थे। तो यहाँ से इस मूवमेंट से उनको डिप्रेस कम्युनिटीज़ को एक आइडेंटिटी मिली है। इसके बाद बोला गया है कि fully a firm believer in gender equality was a pioneer of women education। जो फूले जी थे वो क्या बोलते, बोला गया है जेंडर इक्वलिटी के एक पायनियर्स में से एक थे। वो दोनों जेंडर्स को, मैन वुमेन दोनों को बराबर मानते थे और वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करते थे। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो फूले जी थे उनका कहना था कि जो हमारी सो कॉल्ड अपर कास्ट है वो एक तरह से उनको उन्होंने आर्यंस बताया था कि जो आर्यंस हैं जिन्होंने मतलब आर्यंस जो हैं वही आज की अपर कास्ट है। और जो मतलब जिनको अनटचेबल्स या फिर ये लोअर कास्ट कहा जाता था वो इंडिजीनियस इंडियंस हैं, मतलब वो इंडिया से ही बिलोंग करते हैं। इंडिया के मतलब जो असली वहाँ के इंडिजीनियस पीपल हैं जो असल में वहाँ पर इंडिया में रहते थे, उनको उन्होंने कहा है कि वो लोअर कास्ट जिनको आज कहा जाता है अनटचेबल्स कहा जाता है वो वहाँ के असल लोग हैं। और जो आर्यंस हैं इन्होंने उन अनटचेबल्स पर बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो कि जो लोअर कास्ट अब बोले जा रहे हैं उन पर उन्होंने अटैक किया था, ठीक है। और इसी अटैक के कारण जो है अब आर्यंस वहाँ पर इनकी विक्ट्री हो गई और जो ये लोअर कास्ट या अनटचेबल जिन्हें कहा जाता है ये यहाँ पर हार गए। तो आर्यंस ने वहीं से अपना डोमिनेशन स्टार्ट कर दिया और यही आर्यंस बाद में अपर कास्ट बन गई और जो इंडिजीनियस पीपल थे उनको लोअर कास्ट या अनटचेबल्स का नाम दे दिया गया। ये फिलोसफी थी फुले जी की। तो उनका कहना था कि जो अपर कास्ट जिनको आप बोल रहे हो, जिनका आप राज बता रहे हो या फिर जिनको आप इतना जिनका डोमिनेशन है, जिनको इतनी इंपॉर्टेंट वैल्यू दी गई है, वो असल में इंडिया के लोग हैं ही नहीं। वो इंडिजीनियस पीपल नहीं है। इंडिजीनियस पीपल कौन है? लोअर कास्ट या अनटचेबल जिन्हें कहा जाता है, वो इंडिया के असली लोग हैं और जिनको अभी मतलब बाहर के लोगों के द्वारा रूल किया जा रहा है, ठीक है। और इसलिए उनका जो कहना था कि इनको तो आर्यंस को भी प्रॉपर्टी या फिर लैंड के राइट्स मिलने ही नहीं चाहिए क्योंकि ये तो भारत के असल में लोग हैं ही नहीं। तो ये थी क्या बोलते, फुले जी की आइडियोलॉजी बोल सकते हो आप इनको, कि इनका फुले जी का ये मानना था कि इस तरह से जो आर्यंस हैं वही आज के अपर कास्ट जो हैं उसको क्रिएट करने वाले हैं। उनके ही मतलब वंशज अब अपर कास्ट के रूप में यहाँ पर इंडिया में देखे जा सकते हैं। इसके बाद बोला गया है कि इनकी जो वाइफ थी सावित्री बाई जी है ना, उनकी सहायता से उन्होंने गर्ल्स स्कूल ओपन किए हैं पूना में, क्योंकि वो जैसे हमने पढ़ा कि जेंडर इक्वलिटी में बिलीव करते थे, वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते थे। तो उन्होंने अपनी वाइफ सावित्री बाई जी के साथ मिलकर गर्ल्स स्कूल पूना में ओपन किए हैं। ही वॉज अ पायनियर ऑफ विडो रीमैरिज। वो विडो रीमैरिज को भी प्रमोट करते थे और उन्होंने विडो रीमैरिज को प्रमोट करने के लिए मूवमेंट भी चलाया है महाराष्ट्र में। आल्सो ओपनड अ होम फॉर विडोज इन 1854। इसके अलावा उन्होंने विडोज़ के लिए होम भी ओपन किया है 1854 में। और इन्हीं सब कार्यों के कारण फुले जी को महात्मा का टाइटल दिया गया था अपने सोशल रिफॉर्म की वजह से। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी। अभी इस टॉपिक के लिए इतना ही।